The Great Indian Election 2024. Let's listen to some public opinions. और पीके का जो डिबेट जो है दोनों का अलग अलग रिपोर्ट है। एक बोल रहे कि 272 सीट्स अगर मिल जाए योगेंद्र यादव तो बहुत है बीजेपी के लिए, उससे कम भी मिल सकता है बीजेपी इंडिया को। और प्रशांत किशोर का जो एनालिसिस है उनका है कि बीजेपी की जो लास्ट ईयर का जो सीट था लास्ट इलेक्शन से उससे बेटर ही होगा, फिर सेम ही रहेगा, उससे 300 तो 300 से कम तो नहीं आएगा। आपका किससे क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसकी रिगार्डिंग? मेरे हिसाब से जो दोनों का एनालिसिस है, सीटें उससे कुछ बहुत ज़्यादा आने वाली है। और जो 302 के ऊपर सीट मिलेंगी 415 तक, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा मानना है, वो जो सीट होंगी उनका जो जीत का मार्जिन होगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन सीटें जो है ज़्यादा आएंगी और वो मार्जिन इतना कम होगा कि लोग उस पर हो सकता है शंका करने लगें। तो मेरा मानना ये है। बाकी प्रशांत किशोर का अपना एनालिसिस है और योगेंद्र यादव का अपना एनालिसिस है, और मेरे हिसाब से जो है 415 तक जा सकते हैं। 450, ठीक है, ओके। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन जो है मोदी पॉपुलरिटी, कि कई लोग बोल रहे कि मोदी का पॉपुलरिटी बेटे को भी ले लो। अरे नहीं, कोई नहीं, इससे कुछ नहीं। मोदी पॉपुलरिटी है, कई लोग बोल रहे कि नहीं मोदी का पॉपुलरिटी लास्ट जो पीक में जो उनका 2014 में आया था, 19 में गया था, अभी उनका पॉपुलरिटी बहुत कम हो रहा है, ठीक है ना? तो इनके ऊपर क्या आपके व्यूज़, या फिर मोदी का अभी पॉपुलरिटी है और भी आगे रहेंगे, या फिर और कोई पीएम आएगा, इससे आप इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या कहना है? जो हम पॉपुलरिटी की बात कर रहे हैं वो हम कंपेयर कर रहे हैं 2014 से 2024 के। 2014 में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे वो, तो एक तरह से कह सकते हो प्रधानमंत्री के लेवल से जीरो से उठ के ऊपर हमने उनको देखा है अभी तक 2024 को। अब हम 2024 से सोचे कि उस लेवल से और ऊपर जाएंगे उतना, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो 2014 से उठ के 2024 तक एकदम ग्राफ आया है, उसको हम कंपेयर ना करें। जो 2024 के बाद जो ऊपर जाएंगे वो कितना जाएंगे ये नहीं पता पॉपुलैरिटी में, ठीक है? तो हो सकता है इसलिए लोगों को ये लग रहा हो कि पॉपुलैरिटी में कमी आई है, ठीक है? तो लोग हो सकता है 2014 में ना जानते हो, बहुत सारे लोग मोदी जी काम को ना जानते हो, लेकिन 2014 के बाद से 2024 तक वो जो ग्राफ आया एकदम उठ के, जो ग्राफ जो ऊपर एकदम उठ के आया है ना, हो सकता है वो ग्राफ अब इस तरह चले ना इस तरह चले। जी, ठीक है, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन जो था आप करेंगे कि डोंट नो, वो था आपके एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऊपर, कि कई लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कम हो रहा है, जॉब जितना है क्वालिफिकेशन, लोग क्वालिफाइड इंजीनियर्स अभी जॉबलेस है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? या फिर वो एक इश्यूज़ है, आपको लगता है कि नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड एक इश्यूज़ चल रहा है और अभी एज अ ऐसे लीडर को रहना चाहिए कि जो कंट्री को दूसरे इश्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट का तो मुझे लगता नहीं कि कोई ये सही सवाल है, क्योंकि इतने सारे विकास के कार्य चल रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एम्प्लॉयमेंट मिला ही है सबको, है ना? और रही बात इन्फ्लेशन की, तो वो भी बिल्कुल गलत है। आप कांग्रेस के टाइम पे इन्फ्लेशन उठा के देख लो, आपका इन्फ्लेशन उठा के देख लो, तो मुझे तो लगता नहीं महंगाई बढ़ी है। अगर लोग जो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, तो उस हिसाब से लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा है, इनकम बढ़ी है लोगों की। कोई पहले 10,000 रुपये का मोबाइल लेने में डरता था 2014 में, अब 10,000 रुपये का मोबाइल कोई रिक्शे वाला भी ले लेता है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं कि एक तो उनका ले लिया, किसी और का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि इन्फ्लेशन और इसके बारे में थोड़ा सा लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरी एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक वो गलत। सबसे बड़ा एक सोच हिंदुस्तान में जो चल रही है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज तक मुझे लगता शायद एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बहुत क्रिएट किया, लेकिन उस चीज़ को फ्लोट नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। इन चीज़ों को लाके अगर ये कहते हैं, एक डेटा तो अच्छा ये देते हैं जो ईपीएफ वाला देते हैं कि ठीक है, उसमें प्राइवेट नौकरी में भी ईपीएफ कटता है और ईपीएफ के डेटा से ये देखते हैं इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है? अगर ईपीएफ नए रजिस्टर्ड हुए, इट मीन्स की जॉब तो मिली है किसी को, चाहे वो प्राइवेट में मिली हो सरकारी में मिली। उसके बाद जिस चीज़ का ये प्रधानमंत्री वो ऋण योजना जिसके आप कह रहे हो, जिससे नए बिजनेसमैन क्रिएट करने की बात, तो वो छोटे छोटे से बिजनेस, वो लोन विदाउट गारंटी, वो जो दिए हैं, वो एक इम्पैक्ट ऐसा किया जिन्होंने अपने आप में नए रोजगार बनाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसने क्रिएट किए, वो मतलब लोग उससे जुड़े और उससे एक नए एम्प्लॉयमेंट के वो दायरे खुले, और ये
लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत बेनिफिशियल है। मतलब आज आप सोच रहे हो एम्प्लॉयमेंट कम, वही कंपनी जब बढ़ेंगी ना, जिन्हें आप छोटा क्या बोलते हो उसको, स्मॉल स्केल बिजनेस जो होता है, स्मॉल नहीं एमएसएमई तो ठीक है, ये जो मोदी ने जो बनाया था ना तो वो उसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे बिजनेस आज खुले हैं लोकल फॉर वोकल, तो वो जो बाद में उनसे लोग जुड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, बहुत बड़े नंबर होंगे। तो ये आई थिंक लॉन्ग टर्म सोच है एम्प्लॉयमेंट को लेके। मुझे नहीं लगता मोदी से अच्छा कोई इस कंट्री में सोच सकता है। जी। और जो रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि एफडीआई भी इंक्रीज हो भी रहे, एब्सोल्युटली। हाँ। अगर आप उस लेवल से भी देखो, एफडीआई इंक्रीज हो रहा है। आज तो मैं अभी पढ़ रहा था रिसेंटली कि पूरा जो आरबीआई का वो सोना वापस लाने की बात कर नहीं आया अपना जो कलेक्शन यूके से जो 1 लाख केजी 100 कुछ ऐसा हाँ, कुछ केजी करते हैं के ना, तो वो भी वापस। तो ये सारी चीजें आई थिंक बेस क्रिएट हो रहा है। पहले क्या था, हम ऊपर तो दिख रहा था कि ये कंट्री ऐसा बेस नहीं था, आरबीआई का प्रॉफिट बहुत बढ़िया, बेस नहीं था। आज नीचे से आप मजबूती देख रहे हैं, और वो एक अच्छा विजन जिसका होगा ना देश चलाने के लिए, वही कर सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई कर। तो आपका ये कहना है कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से, लोग जो कहते हैं कंपेयर करते हैं एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से देखते हैं, सोचना ही गलत है, लेकिन लोग उस तरह से सोच के उसकी एनालिसिस ये फैलाएगा। हाँ। एक्चुअली क्या है, अगर आप किसी चीज को आज हमारे ग्रामीण जगह पे फैला दो, ऐसा नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं, इसको नौकरी नहीं, उसको नौकरी, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वैसे भी नहीं मिल सकती। और गवर्नमेंट का जी। काम नौकरी देना है। जी। गवर्नमेंट का काम नौकरी देना नहीं, हाँ। गवर्नमेंट का काम सर्विस करना है। एक मिनट है, 2 सवालों पे तो आप एक बाइट में सहमत हो गए, इस पे इतना डिस्कशन ये बहुत बर्निंग है। नहीं, ये क्वेश्चन में एक्चुअली नहीं, इसमें हाँ डिबेट इस पे बहुत है, इसलिए मुझे बोला था कि आपने तो हर चीज पे हाँ, लेकिन इस पे हाँ दोनों का हाँ, इसी पे ज्यादा डिबेट होता है। आप सब लोग का बाइट लीजिए, मैं बोलूंगा हाँ, इस सबका लीजिए, इनका भी लीजिए, मेरा भी लीजिए, इनका भी लीजिए। हाँ, इस सवाल में इस वाली बात हाँ, बहुत हाँ, burning आप बताइए मुद्दा है, इसका, हाँ। सबसे ज्यादा चल रहा है। सही है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सब लोग सरकारी नौकरी समझते हैं। 140 करोड़ अगर जनता है, उसमें से मान लीजिए कि नौकरी करने वाले लगभग 100 करोड़ भी अगर मानते हो, तो 100 करोड़ को अगर कोई बोले कि मैं गवर्नमेंट जॉब दूंगा, तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई विपक्ष कोई भी कितना भी मुद्दा उठा ले, किसी के लिए वो संभव नहीं है। यहाँ एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट का इतनी आबादी है कि एक कंट्री की है, वो डेवलप कंट्री के लिए पॉसिबल है, पर हमारे देश के लिए नहीं है। उसका तरीका वही है जो मोदी जी कर रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन होगा जो, और बाकी जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग या बाकी इनको बढ़ावा होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बढ़ेंगी उन्हीं पे हो पाएगा। और ये बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट कहीं से कोई नहीं, जो योग्य है उसको मिल रहा है, जो करना चाहता है उसको जॉब मिल रहा है, जो नहीं करना चाहता, बैठ के आराम से खाना चाहता है, उसी को सिर्फ जॉब मिल रहा है। जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते इसके ऊपर? आप बोलना चाहते हैं इसी मैटर पर? इसी मैटर पे मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आप देखो कि आज टूरिज्म कितना बढ़ गया है, ठीक है। इन्होंने जो है हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको रीट्रांसफॉर्मेशन करा है, ठीक है। उससे क्या हुआ है, उससे ट्रैवल बढ़ा है। लोग हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो हमारी रुपया है, वो फ्लो हो रहा है जी, ठीक है। तो आप विजन देखो कि किसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। वही जहाँ पर अगर राम मंदिर की बात करें, अयोध्या की बात करें, या क्या कहते हैं बनारस की बात करें, फिर उज्जैन की बात करें, कॉरिडोर इतने अच्छे बना दिए। वहाँ पर कितनी पहले पब्लिक जाती थी, 10,000, 20,000, 50,000, आज लोग जाते हैं 50, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया, एयरपोर्ट भी स्टार्ट हुआ है। तो आप विजन देखो कि टूरिज्म को अंदर ही अंदर फैलाना। पहले लोग बाहर जाते थे कंट्री के, आज लोग अंदर अपनी कंट्री में जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को देख रहे हैं। जिस चीज़ से हम पहचाने जाते हैं, हमारे ये मंदिर हैं, हमारी संस्कृति, हम इसको रीडेवलप कर रहे हैं, हम री इमेजिन कर रहे हैं, और हम मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जी, आप देखो कि केदारनाथ में आज 50 लाख 40 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। कौन जाता था पहले? वहाँ पर 4 धाम की यात्रा हो रही है, ठीक है। वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई। इससे फायदा किसको हो रहा है? एज अ ट्रैवलर हमें भी हो रहा है, और जो वहाँ के लोकल भी जो है तो उनके भी, वहाँ पर जो लोकल हैं उनको भी फायदा हो रहा है जी। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और अब इन्होंने देखो, अभी इन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगवाए हैं 3,
सेमीकंडक्टर प्लांट हमारी इकोनॉमी को बूस्ट ऐसा करेंगे कि वो बिल्कुल उसको टॉप पे ले जाएंगे। सेमीकंडक्टर प्लांट, सेमीकंडक्टर हर जगह चाहिए। पहले ये वियतनाम और वो बाकी की कंट्रीज बनाती थी, पर अब हमारा भी डोमिनेशन होगा इसमें। जी ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पहले इस पे मैं भी बोलूंगा। अच्छा हाँ, बोल दीजिए आप थोड़ा सा इसी के ऊपर। देखिए, रोजगार किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार देश को, इकोनॉमी को, देश को ग्रोथ को आगे ले जाने में बहुत बड़ा सहायक है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो मजबूत गवर्नमेंट हो, वो देश में रोजगार के लिए सोचती है। मोदी गवर्नमेंट ने रोजगार के लिए सोचा और इस तरीके से सोचा कि सब लोगों को गवर्नमेंट नौकरी अगर नहीं मिलती है तो वो अपना घर, अपने लाइफस्टाइल को एक लेवल तक अपने कमाई के हिसाब से किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक सोचा। सबसे पहले मोदी जी ने कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने कभी ये सोचा था कि रोजगार का सृजन सफाई अभियान योजना के थ्रू हो सकती है। लाखों हजारों कर्मियों को रोजगार मिला डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। गार्बेज उठाने से लेकर के, डब्बे बांटने से लेकर के, नगर पंचायत में आकर के। उसके बाद उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। उसके बाद जब वो बोलते थे कि बच्चे पकौड़े बेचेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं था कि पकौड़ा बेचेंगे। आज की डेट में आप देखिए कितने बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू हुए। MBA चाय वाला आ गया, इंजीनियर्स कैफे वाला आ गया, इंजीनियर्स केक वाला आ गया। ये क्या है? ये नया स्टार्टअप है। उनको फंडिंग मिली, उन्होंने स्टार्टअप करा, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें। अब जैसे इन्होंने बताया कि मंदिर बने, यहाँ पे मंदिर बना, आप जाके देखिए कितना सारा एम्स बना, कितने कॉलेज बने। क्या एक कॉलेज बनता है तो सिर्फ उसमें टीचर की नौकरी लगती है? उसमें स्टार्टिंग होती है, एक सबसे पहले ज़रूरत होती है उस कॉलेज बनाने के लिए मिस्त्री की, जो कि कॉलेज बनाता है, इंटीरियर जो वहाँ पे ये काम करते हैं लोग। उसके बाद आती है जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है। सफाई कर्मचारी ना हो तो कोई कॉलेज, कोई संस्थान, कोई ऑफिस चले ना। ये सब छोटे छोटे लोगों को तो नौकरी मिल रही है। जो लोग इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि घर में बैठे रहेंगे और गवर्नमेंट आएगी और हमें हाथ में पकड़ा देगी कि ये लो रोजगार आ गया आपको, तो वो उस देश में होता है जहाँ पे लोग जाकर के बोलते हैं कि आप विले बैठे रहो और आपको क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग, और विदेश में जिन लोगों को मिलता है ऐसा, जिस देश में ऐसा है उसमें लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं कि देखो ये सरकार के रहमो करम पे जिंदा है कि $1200 इसको सालाना मिलेगा और ये जाकर के विदेश में गांजा पिएगा और जाकर के घूमेगा। यही काम कर रहे हैं विदेशी आकर के। तो ये देश वैसा नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में गवर्नमेंट आपको रास्ता दिखा सकती है, आप इस काबिल बनो कि रोजगार लो, नहीं तो खाना सामने रखा रहेगा, अगर आप हाथ नहीं बढ़ाइएगा तो खा नहीं पाइएगा। अरे रोजगार 70 साल के टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का था, अगर वो सबसे ज्यादा इस टेन्योर में बढ़ा मोदी जी के, तो वो बनाया किसने? उसमें आप ये चीज बताओ, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला लोगों को। एक एक चीज में एम्प्लॉयमेंट है, एक एक चीज में एम्प्लॉयमेंट किस चीज में नहीं है? आज के डेट में एक भी काम स्टार्ट अगर किया जाता है, किस चीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं है? आप अगर मान रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 साल में, इन 10 साल में सबसे ज्यादा, आज 12 एम्स बने, 15 एम्स बने, 12-15 सड़कें बन रही हैं, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उनका घर नहीं, उनके घर में पैसा नहीं जा रहा? रोजगार नहीं है। मनरेगा चलाया था गवर्नमेंट ने, भैया मनरेगा चलाया था गवर्नमेंट ने, किसने चलाया था? एक ही नहीं था। खुदवाते तो 30 दिन रोजगार मिलेगा आपको। गड्ढे खुदवा के एम्प्लॉयमेंट देना, यहाँ सड़क बनवा के, पुल बनवा के, हॉस्पिटल बनवा के, शिक्षण संस्थान बनवा के जो एम्प्लॉयमेंट दिया आज तक जहाँ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बड़ी बात है, रोजगार भी मिले। और जहाँ तक सीटों का सवाल है, सीटों का जहाँ तक सवाल है, तो मेरा मानना है कि इस बार उन लोगों को वो रिजल्ट प्राप्त होगा। लोग सब, जो मैं बोलता हूँ कि जो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो विपक्षी दल है, जिनके साथ में झंडा लेके घूम रहे हैं, वो लोग भी जाकर के कमल को वोट दे के आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप इस देश को अगर कोई लेके जाने वाला है आगे तो एक ही आदमी है, मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक सवाल है विपक्ष का, विपक्ष में तो आप राहुल गांधी को देख लीजिए, खुद ही भटके हुए हैं, और बाकी सारे जितने हैं सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो गए, चाहे वो करुणानिधि के बेटे हो गए स्टैलिन हो गए, चाहे चले जाइए आपको ममता बनर्जी हो गई। ममता बनर्जी तो पहले से ही भागी पड़ी है।
सब जानते हैं। विपक्ष जो है कहता है कि एम्प्लॉयमेंट और एक और अरविंद केजरीवाल और एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज विपक्ष मस्ट, के पास और वो लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विजन पे है ही जोर दे रहे कि वो कैसे हैं। वो employment इंफ्रास्ट्रक्चर, को वो tackle रोड पे जोर दे रहे हैं। रोड, अगर रोड आपकी अच्छी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा, तो आपका जो कम्यूटिंग टाइम है वो आपका रिड्यूस होएगा। आपकी जो गुड्स और बाकी चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचेंगी। आज बहुत मैं कम कल time में बात कर रहा था, पहुंचेंगी। मैं कल बात कर और रहा था। जितना भी अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होएगा, उतना ही आप जल्दी से है डेवलपिंग से डेवलप बनोगे। एक बात और उनका विजन ही डेवलप करना है किस कंट्री जो को। अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चलो मान ले 5 साल का प्रोजेक्ट है, आप कहोगे 5 साल तक रोजगार रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे लोग? वो प्रोजेक्ट जो है 20 साल के लिए मेंटेनेंस पे दिया जाता है, उस मेंटेनेंस में भी रोजगार है 20 साल तक लोगों को। टोल कलेक्शन जैसा बोल रहे हो, जैसे टोल कलेक्शन से कलेक्शन है, तो कितने 20 रिपेयर मेंटेनेंस होती है रोड के किनारे पे, पंचर वाले लगे होते हैं, ढाबे होते हैं, ये सब इनडायरेक्ट गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट कर रही है उससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जैसे कि सबने यही बोला कितना सारा कि चीज गवर्नमेंट सबको अपनी तरफ जॉब थोड़ी दे सकती बोले, है, होटल्स और बढ़े, गवर्नमेंट का ढाबे एम्फेसिस ये भी है। SEZ जोन्स खोलती है गवर्नमेंट, SEZ जोन्स खोलती है। वो क्यों खोलती है? इसीलिए खोलती है कि भाई आप कंपनीज आओ, वहां पे सेटअप लगाओ, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। फिर आसपास जो है, जो लोकल लोग हैं, वो वहां पर दुकानें लगाएंगे और उनका भी काम चलेगा, आपका भी काम चलेगा। एम्प्लॉय आके बाहर खाना खाएंगे और वो लोग भी मतलब अपनी अर्निंग करेंगे। विपक्ष के पास और क्या चुनाव करेंगे? लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष ने एक तभी बार भी क्या कोई किया, बताया 2 नहीं, मुद्दे कोई बनाए नहीं गए। मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिफिशियली मुद्दे बनाए गए, जिसको नाम दिया गया बेरोजगारी और महंगाई ना। और ये मुद्दा सबसे ज्यादा किसी जमाने में चला था, वो इंदिरा गांधी के जमाने में, जब इलेक्शन में। क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता ना, तब ये 2 चीजें हैं। जब भी ज्यादा जनसंख्या जिस देश की होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां पे ये 2 चीजें आप कभी भी हाइक क्रिएट करके इनको मुद्दा बना सकते। ये मुद्दा कभी था ही नहीं। जबकि आप एक चीज बता, कल एक डिबेट में मैं देख रहा था, वहां पे हो रही थी कि भाई रोटी कपड़ा मकान, तो मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी लड़े। रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों चीजों में बताया था मैं। रोटी, हमने 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे, रोटी दिया ना। मकान, हमने तो 4 करोड़ घर दे दिए। तो इन चीजों को अगर आप किसी भी टर्म में देखोगे, तो शायद इस गवर्नमेंट ने एक सबसे नीचे खड़े आदमी से लेके ऊपर तक सबके लिए सोचा है। कहते हैं I कि don't ना, think so जैसा कि आप vision में जैसा कमी आप है। चश्मा लगाओगे जिस कलर का, उस कलर की दुनिया दिखेगी। अब ऑपोजिशन ने चश्मा लगा रखा है लाल और काला, तो इनको तो सब जगह लाल और काला दिख रहा है, उनको ग्रीन दिख ही नहीं रहा, उनको प्रोस्पेरिटी दिख ही नहीं रही। जी लास्ट एक क्वेश्चन है। उन्हें दिख रहा है, लेकिन चक्कर है, प्रॉब्लम ये मान नहीं है। रहे? नहीं मानेंगे क्यों? एक सेकंड, आपकी एक मिठाई की दुकान है, मेरी एक मिठाई की दुकान है, मैं आपकी मिठाई की दुकान को आपकी मिठाई अच्छी कहूंगा क्या? सिंपल है। हमें तो विपक्ष में बैठे Competition है। इलेक्शन लड़ना है यार, ये सीधा आपके competition है। मटेरियल को अगर मैं अच्छा कहूंगा, मेरी दुकान बेच चलेगी। तो ये दुकान चलाने के लिए ही मुद्दे हैं। तो ये पहले ऐसा होता था कि लोगों को भगा सकते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ सब जी। लोगों के पास सब कुछ है। ऑपोजिशन कुछ भी कहता रहे, तभी 420 सीट आएंगी। हाँ। आप चिंता मत करें। तभी ऑपोजिशन कुछ भी कहता रहे, सब समझदार हैं। आप जनता समझदार ऑपोजिशन है। जो है वो जनता को कुछ भी कहता रहे, जनता भटकेगी थोड़ी। जी। भाई जनता के पास स्टैट्स है, जनता के पास वो स्मार्टफोन है, जनता के पास गूगल है, जनता के पास सर्च है, जनता सर्च करती है, जनता देखती है। जनता को जोर से सुनाना पड़ता है भैया, जनता के पास टाइम नहीं है। नहीं ऑपोजिशन अगर सोचे कि मैनिपुलेट कर दूं मैं अपनी बातों से, और मैं मतलब अगर डेवलपमेंट हो रही है, अगर सड़क बन रही है, मैं उसको कह दूं कि ये तो खड़िंचा है, सड़क नहीं है। क्यों नहीं है भाई सड़क? भाई यहाँ से और मुंबई तक की सड़क बन गई, हाईवेज बन रहे हैं, और इधर से लखनऊ के बन गए, उधर से फिर और सारी दुनिया, बैंगलोर से मैसूर बन गया, उधर से कन्याकुमारी से और उधर केरला बन गया। आप आते हो ना, अब आप देखो, अब आपको मैं एक चीज बताऊं, एक छोटी सी चीज बताऊं, टूरिज्म कैसे इंक्रीज हो रहा है। अभी मोदी जी कल जो है वो 48 घंटे का उन्होंने ध्यान लगाया कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पे। कौन जानता था कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक? अब आज कल से जो है वहां पर टूरिज्म जो है वो डबल हो गया है। मोदी बग जाएंगे अब। मैं तो खैर पहले जा चुका हूँ, क्योंकि मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ, तो मैं वहां पर गया था, तो वहां पर बहुत ही शांति मिलती है, अद्भुत है। ये जो है ना ये हमारी सनातनी इकोनॉमी है। अब जब से अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी से, आप जो छोटे छोटे लड़के जैसे हरिद्वार वगैरह में जो तिलक वगैरह लगाते थे, अब आप उनको रोजगार ऐसा मिला है। एक छोटा सा बच्चा अयोध्या में 1 महीने में सिर्फ तिलक लगा के 45,000 रुपए कमा रहा है। ये हमारी सनातनी इकोनॉमी है। ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे पता नहीं कितना बड़ा रोजगार मिला है सब जगह, और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं। अब आप ठीक है, नहीं मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी उसके बाद मैं दूसरे दिन आऊंगा, क्योंकि टाइम का भी होता है, आप लोग को भी जाना होगा।
हाँ, फिर मैं आते रहूँगा एक एक क्वेश्चन लेके आप मैं इसका भेज दूंगा। बाकी आपके ऊपर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मैं लूँगा इसका। एक लास्ट एक ये होगा मेरा, वो है कि ऑपोजिशन में जो इंडी गठबंधन जो बना है, जो इंडिया अलायंस, वो उसमें देखिए काफ़ी सारे लीडर्स आ रहे हैं, मतलब मल्टीपल लीडर्स हैं वहाँ पे। एक ममता बनर्जी है जो आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस को लीड कर। आपको क्या लगता है अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर है जो कंट्री को फॉरवर्ड ले जा सकता है? अगर वो लोग आए तो कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ ऐसा है कंट्री को फॉरवर्ड ले आने के लिए, या फिर अच्छे पॉलिसीज ले सकता है, ऐसा कुछ है? कंट्री को फॉरवर्ड ले आने के लिए ना एक शरीर में एक ही आदमी के हाथ पैर होने चाहिए। अगर एक शरीर में हाथ किसी का, पैर किसी का, नाक किसी के, कान किसी का, तो फिर वो शरीर चलेगा कैसे? तो जो इंडिया अलायंस है वो मल्टीपल पार्ट्स का एक जो है कोलैबोरेशन है। तो उसमें ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही मुझे, कोई उसमें एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं लगता जो मोदी जी से कंपेयर करा सके और जो देश को आगे ले जा सके। मैं इस बात में ऐड करता हूँ, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो कहते सब नेशनल है अपने आप को, लेकिन जब अपनी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने ही जो गठबंधन के उनके साथी हैं उनको काटते हैं। इसलिए उनके सब रीजनल मुद्दे हैं, कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, हर एक का अपना पर्सनल एजेंडा है। और वो सारे जो चोर हैं वो एक साथ मिले हुए हैं। सॉरी मैं चोर बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई घोटाला किया और वो सब किसी ना किसी केस में फंसे हुए हैं। तो वो जो अब अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हर एक से हिसाब लूंगा, तो वो हर बार ये बोलते हैं, तो उनका कहने का मतलब होता है जिसने गलत किया है वो जाएगा अंदर, सीधी सी बात है। और उनको ये पता है कि इसने ये कहा है कि वो जाएगा अंदर जी। वो सब जो टारगेट कर रहे हैं वो अपने अपने यहाँ के जो रीजनल मुद्दे हैं उसमें 10%, 20%, 25% लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जो जबकि बीजेपी की जो ये पॉलिसी है कि सबको, सबका साथ सबका विकास, उनका मतलब ये है कि अगर 80% जो जनसंख्या है उसको ये लोग देख नहीं रहे हैं। ये सब रीजनल पार्टी, अब अखिलेश यादव है, यूपी में उनका वर्चस्व है, और किसी दूसरी स्टेट में आप जाके देख लो कौन है नहीं है, मायावती है उनको देख लो, ममता बनर्जी है, उनको बंगाली के अलावा कोई भाषा ढंग से बोलनी नहीं आती, तो वो क्या करेंगी? साउथ इंडिया के अपने अलग मुद्दे हैं जो उनकी रीजनल पार्टीज उनको देख के चलती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से किसी के पास कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है। और अभी शुक्ला जी ने जो बहुत अच्छी बात बोली कि वो सब कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, तो इसलिए एक दूसरे को गिराने के लिए जो मुद्दा उनका रीजनल मुद्दा है उसको वो नेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो सेंसिबल आदमी है, वो ये सब समझता है। लेकिन जिस आदमी को सिर्फ अपनी चिंता है कि मेरे को तो मेरी चिंता है कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं रोज के, और मेरे पैसे अगर मुझे अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ वो दिलवा सकता है, तो वो उसके साथ चल रहा है। नहीं तो ऐसा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। अब आप उन्होंने देखो कि जनधन अकाउंट खुलवा दिए, क्या उनको कांग्रेस बीजेपी को ही मिल रहे थे? सारे जितने मुसलमान थे या कोई किसी भी रिलीजन के थे उन सबके पैसे उनको मिलते थे। शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसी को बोला कि हम 1 रुपए देने की कोशिश करते हैं तो सबसे एंड में खड़े हुए आदमी को 15 पैसे मिलते हैं। आज आधार कार्ड लिंक होने की वजह से ये सब पैसा उनके अकाउंट में जाता है, डायरेक्टली जाता है। अगर 2000 रुपए कोई सरकार दे रही है तो 2000 उनके अकाउंट में जा रहा है, किसी को तो जानी ना। सब्सिडी जो है वो सरकार किसी को डायरेक्ट नहीं देती, उनके अकाउंट में देती है। पहले आपको पूरे पैसे देने हैं, उसके बाद जो सब्सिडी होगी आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। डिजिटल पेमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं होती थी, आज की डेट में इंडिया में इतनी ट्रांजैक्शन होती है कि पूरे वर्ल्ड में नहीं होती होंगी, एक साल में इतनी जितनी इंडिया में होती है। हाईवेज का अभी कह रहे हैं कि इंडिया इज नंबर 2 इन दी वर्ल्ड, अगले 2 साल के अंदर वो अमेरिका से भी रोड नेटवर्क पूरा हो जाएगा। डेवलप इंडिया, इंडिजीनियस चीजों, वंदे भारत, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार ने करने की कोशिश करी, और वो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, वो किसी रीजनल पार्टी के लिए नहीं हुए। और एक क्वेश्चन है, वो है कि बस एक को हाँ या ना में बोल के आपका बस जो भी रीजन होगा छोटा सा बोल के एंड कर देंगे इसको। वो है कि सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट वर्सेस कोalition गवर्नमेंट, कौन सा बेटर है? कोई बोलता है ना कोalition में सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सिंगल मेजोरिटी पे होता है कि एक डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो बस इस पर कौन सा वाला आप किसके साइड में? हाँ, और क्या है? मेरा ये मानना जरूरी है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ना अगर आपका एक एमपी भी कम है तो उस एमपी को मिनिस्टर आपको बनाना पड़ेगा, और जो मेजोरिटी में पार्टी है वो कहेगी भाई जो कैपेबल है वो ही बनेगा मेरे को, क्योंकि अपनी सरकार बचानी है कोलिशन के अंदर। तो जितने मैंने रीजनल पार्टीज के छोटे छोटे लोग लेके अपना मैंने बहुमत सिद्ध किया, उन सब का वो कहेगा मैं तो छोड़ दूंगा कल को, मैं तो किसी और के साथ चला जाऊंगा। तो वो बचाने के लिए चाहे पैसे देने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब जो पैसे खर्च करके एमपी खरीदेगा उसको पैसे कमाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए होंगे। ये सीधा सा लॉजिक है। जो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ गई
तो वो किसी को मार देगी या कुछ कर देगी, बट 140 करोड़ लोगों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक साथ चलाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सख्ती बरतनी जरूरी है। स्कूल में भी जो मैडम होती है, स्कूल के एक टीचर 40 बच्चों को हैंडल करता है, वो 40 बच्चों को हैंडल करने के लिए उसको डिफरेंट हर बच्चों के साथ तरीका लेना पड़ता है। इतना उनके पास टाइम नहीं होता, बट उनको ये रखना पड़ता है सब चुप रहोगे तो मैं बोलूंगी तो सब चुप रहोगे। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर 140 करोड़, शायद पूरे यूरोप में नहीं होंगे 140 करोड़ लोग, तो वो इतनी कंट्रीज को इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, तो यहाँ पे इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो सख्ताई जरूरी है वो जरूरी है। इन्हीं की एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा, ना एक स्कूल में 40 प्रिंसिपल हो सकते हैं और ना एक स्कूल में 40 टीचर हो सकते हैं चलाने के लिए। तो प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल में, और टीचर जो उसके हम मंत्री मान सकते हैं वो नीचे 40 हो सकते हैं। तो जिस परिवार के एक ही मुखिया होता है, बड़ा मुखिया होता है, वो परिवार बहुत दिन तक सस्टेन कर सकता है। बट अगर एक ही परिवार में 5 आदमी और 5 मुखिया हो जाएंगे तो रोज लड़ाई होगी जी। इसलिए ठीक है, ठीक है, नियत मंजिले आसान, साफ तो बात ये है। ठीक है, अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप अपनी कंट्री को ग्रो करोगे, आगे ले जाओगे, मंजिलें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपकी नियत सही नहीं है तो आपकी मंजिलें नहीं मिलेंगी, आप अपना डेवलप नहीं कर पाओगे कंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। मैं फिर से आऊँगा कुछ और क्वेश्चन और आप रोज आओ।